नमस्कार। हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम अनुवाद की सैद्धांतिकी पर चर्चा कर रहे हैं। अनुवाद एक प्रासंगिक, आज की दृष्टि से महत्वपूर्ण तकनीकी अनुशासन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। वह समय तो अब नहीं रहा जब अनुवाद को हेय दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। अनुवादक को दोयम दर्जे का कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा माना जाता था। धीरे धीरे अनुवाद ने और अनुवादकों की साधना ने अनुवाद की उस पारंपरिक छवि को बदला और उसकी उपादेयता को, उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया। भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से यदि हम अनुवाद पर विचार करें तो यह कह सकते हैं कि अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, जिसे हम एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि भाषा के व्यवहार का स्वरूप क्या हो और भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की अपेक्षा आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए अनुवादक किस तरह से भाषा का रचनात्मक प्रयोग करता है और वह कार्य साधक ज्ञान भाषा के माध्यम से जिस लक्ष्य को निर्धारित करता है उसकी सिद्धि तक पहुंचने का प्रयत्न भी करता है। इसीलिए आज अनुवाद के अनेक क्षेत्रों पर हम दृष्टि डाल सकते हैं, विचार कर सकते हैं। वह सूचना और संचार क्रांति और प्रौद्योगिकी के इस युग में उसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में स्थापित हो गया है। अखिल भारतीय और पूरे वैश्विक स्तर पर अद्यतन अधुनातन सूचनाओं और ज्ञान का आदान प्रदान, उसका विनिमय अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। हम गति प्रगति दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध प्रतिभा और मेधा की, उससे अनुवाद के माध्यम से, अनुवादकों के माध्यम से अवगत हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, उपकृत हो रहे हैं। और न केवल सूचना और संचार क्रांति या प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि विज्ञापन का क्षेत्र, सिनेमा का क्षेत्र, धारावाहिकों का क्षेत्र, मनोरंजन के तमाम क्षेत्र, इन सब में भी अनुवाद ने अपनी जगह बनाई है। आंखों देखा हाल बड़ा लोकप्रिय अनुशासन हो गया है, जिसको रनिंग कमेंट्री कहते हैं। और इसी प्रकार न केवल यह, अपितु साहित्यिक क्षेत्रों में भी अनुवाद ने अपनी विशिष्ट जगह, अपना विशेष स्थान बना लिया है। चाहे कविता का अनुवाद हो, गद्य और उसकी विधाओं का अनुवाद हो। कविता में भी अनेक प्रकार की कविताएं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या खंड काव्य, और यही नहीं, अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हिंदी भाषा की अनेक बोलियों में भी अनुवाद हुआ है, प्रचुर मात्रा में हुआ है। संस्कृत से हिंदी की बोलियों में अनुवाद की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। और यही संस्कृत की प्रमुख कालजयी रचनाओं का अनुवाद नहीं, अपितु धार्मिक साहित्य का अनुवाद। हम जैन साहित्य देखें, सिद्ध साहित्य देखें, नाथ साहित्य देखें, उसमें विचार का, उसमें चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, योग का, नीति का, प्रकृति का न जाने कितना बड़ा क्षितिज है, जबकि सबके अनुवाद की परंपरा हमें मिलती है। और गद्य में
कविता के अतिरिक्त हम देखें आधुनिक काल तक आते आते तो अनुवाद का यह क्षेत्र, उसका यह स्वरूप निश्चित रूप से विधिवत व्याख्यायित किया जाने लगा। उसके अलग अलग क्षेत्रों और उसके विस्तार की चर्चा भी होने लगी। अब केवल वो पारंपरिक विषय नहीं रहे जिसमें प्रकृति थी, जिसमें प्रेम था, श्रृंगार था, शास्त्र था, शास्त्र निरूपण था, प्रशस्ति थी। अब धीरे 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 वैश्विक स्तर पर जो बड़े प्रासंगिक मुद्दे और विषय हैं, जिनमें सामाजिकता, समाज के लिए उपादेयता, संस्कृति के विस्तार की संभावनाएं, शिक्षा जगत को उपकृत करने के संकल्प, ये सब अनुवाद के माध्यम से उद्घाटित होने लगे। और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते गए तो हमें लगा कि विज्ञान के स्तर पर, तकनीक के स्तर पर, उद्योग के स्तर पर, प्रौद्योगिकी के स्तर पर हमें वैश्विक धरातल पर यदि विनिमय करना है, आदान प्रदान करना है, तो उसमें भी अनुवाद को एक सशक्त साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक टूल के रूप में हमें अपनाना होगा। और हमने आधुनिक काल से विशेष रूप से, हालांकि अनुवाद की यह परंपरा संस्कृत में और तमाम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में हम देख सकते हैं कि वो मिलती है। हिंदी के आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में भी अनुवाद प्रचुर मात्रा में होते रहे हैं। यहाँ तक कि खगोल शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, युद्ध शास्त्र का, धर्म शास्त्र का, नीति शास्त्र का, न जाने कितने क्षेत्रों में हिंदी के रचनाकारों ने, हिंदी के कवियों ने राजाज्ञा से या स्वेच्छा से अनुवाद किए हैं। उपन्यास का अगर कथा साहित्य में देखें, उपन्यासों के वैविध्य का अनुवाद भी हमें मिलता है। वो ग्रामीण क्षेत्र का अनुवाद है, वह आंचलिक क्षेत्र का अनुवाद है, वह समस्यामूलक अनुवाद है, क्योंकि रचना से जोड़कर चल रहा है। अगर उपन्यास ग्रामीण है तो अनुवादक को उस ग्रामीण चेतना का अंतरण अनुवाद में करना होता है। ऐसे ही अगर आंचलिक उपन्यास है तो आंचलिकता को केंद्र में रखकर, दृष्टि में रखकर अनुवादक उसका अनुवाद करता है। इसका अर्थ है कि अनुवादकों ने विषय को, परिवेश को, देश काल को, भाषा को, इन सब को दृष्टिगत करते हुए, केंद्र में रखते हुए, विचार में रखते हुए अनुवाद किए हैं। यह निश्चित है कि विषय ज्ञान, भाषा ज्ञान, इन सब के साथ साथ पूरी परंपरा का ज्ञान, पूरे परिवेश का और देश काल का ज्ञान भी अनुवादक को होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अनुवाद को परकाया प्रवेश की साधना कहते हैं। वह उस युग में, युग बोध में विधिवत जोड़ता है। तो चाहे बात उपन्यास की हो, कहानी की हो, लघु कथा की हो, नाटक की हो, एकांकी की हो, और चाहे तमाम दूसरी गद्यात्मक विधाओं की हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, जीवनी हो, आत्मकथाएं हों, आलोचना का क्षेत्र हो, यात्रा के वृत्तांत हों, तमाम तरह के विधाओं के वैविध्य को अगर हम देखते हैं, गद्य की अनेक विधाएं आज के समाज में प्रारंभिक युग से आधुनिक काल के यानी भारतेंदु युग से हम देखें, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, और फिर उसके बाद फिर 21वीं शताब्दी तक आते आते विधाओं में भी आंतरिक दृष्टि से वर्गीकरण बढ़ता चला गया। रचनाएं अगर कथात्मक हैं, औपन्यासिक हैं या कहानी नुमा हैं, तो उनमें भी फिर वो किस समस्या को उद्घाटित करने वाले हैं। वह दलित चेतना से जुड़े हुए हैं, विकलांगों के या दिव्यांगों की चेतना से जुड़े हैं, या तमाम दूसरे सैन्य चेतना से जुड़े हैं। उन सब को निश्चित रूप से जैसे जैसे लेखन समृद्ध संपन्न होता गया, वैसे वैसे उनके अनुवाद की ज़रूरत या आवश्यकता वो भी बढ़ती चली गई। इस तरह
तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और जब से मशीनों का आगमन हुआ, क्योंकि मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से तमाम ऐप्स बन गए, बहुत सारे कार्यक्रम सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनुवाद करने के तैयार किए गए। इन सब ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और जब हम साहित्य से इतर क्षेत्रों में अनुवाद के कार्यों की, अनुवादकों की परिव्याप्ति की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अर्जित और संचित ज्ञान राशि का, क्योंकि ये जो ज्ञान परंपरा है ये सुदीर्घ है और धीरे 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 उस ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उस ज्ञान का विस्तार हो रहा है, उस ज्ञान की उपादेयता बढ़ रही है। और ये जो संचित ज्ञान राशि है इसका वांग्मय विपुल है, विराट है। संवेदना के धरातल पर देखें और ज्ञान प्रधान साहित्य के रूप स्वरूप में देखें, क्योंकि साहित्य यदि संवेदना का संरक्षक है तो ज्ञान उस संवेदना की रचनात्मकता को दिशा देने वाला है। इसलिए संवेदना प्रधान साहित्य का संबंध सृजनात्मक साहित्य से हो जाता है, यानी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि से हो जाता है। जबकि ज्ञान विज्ञान का संबंध, ज्ञान विज्ञान के साहित्य का संबंध वह साहित्येतर क्षेत्रों से हो जाता है। साहित्येतर क्षेत्रों के अंतर्गत हम विज्ञान की तमाम शाखाओं को देखते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान और भी बहुत से, क्षितिज के संदर्भ में देखें, परमाणु के संदर्भ में देखें तो विज्ञान की शाखाएं भी बहुत हैं। अंतरिक्ष विज्ञान को देखें, प्रौद्योगिकी को देखें, विधि के क्षेत्र में देखें, न्याय के क्षेत्र में देखें, क्योंकि वो तकनीकी भी है, वो वैज्ञानिक भी है। जो साहित्येतर क्षेत्र है उसमें शासन प्रशासन भी है, उसमें राजनीति भी है, तो इसलिए राजनीति विज्ञान भी है। उसमें मानविकी भी है, मानविकी के अंतर्गत आने वाले जितने भी अनुशासन है वो सब उसी में आते हैं। इतिहास भी वहाँ आ जाता है, मनोविज्ञान भी वहाँ आ जाता है, और इसी तरह अन्य अनुशासन भी, समाज विज्ञान हो, सोशियोलॉजी हो, वाणिज्य हो जिसको कॉमर्स के रूप में हम देखते हैं, बैंकिंग हो, वित्त वाणिज्य हो, बैंक हो, बीमा हो, व्यापार का क्षेत्र हो, विज्ञापन का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जो साहित्येतर अनुवाद के आयामों को न केवल उद्घाटित करते हैं अपितु उनका मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। इसलिए कह तो सकते ही हैं कि साहित्येतर अनुवाद जहाँ प्रबुद्ध मानव के बौद्धिक विकास के लिए उपयोगी है, वहीं सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद उसकी अंतर्वृत्तियों को समृद्धि देने, परिष्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। साहित्यिक अनुवाद, साहित्य की रचनाओं का अनुवाद एक सुसंस्कृत सहृदय नागरिक बनाने में मदद करता है, जबकि विज्ञान तकनीक के क्षेत्र और उसके अनुशासनों का अनुवाद मनुष्य को रोजगार मूलक आयामों से अवगत कराता है, एक प्रकार से जीविका मूलक, आजीविका मूलक क्षेत्रों से अवगत कराता है। तो दोनों मिलकर मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाते हैं। बेहतर मनुष्य बनने के लिए जितना संवेदनाओं का महत्व है, संवेदनाओं की रक्षा का महत्व है, उतना ही आत्मनिर्भरता का, अपने पांव पर खड़े होकर रोजी रोटी अर्जित करने का महत्व भी है। तो मनुष्य को वास्तविक अर्थों में यदि मनुष्यता का बोध कराने का कार्य है तो वह रोजी रोटी, कामकाज, व्यवसाय, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों में उसे सक्षम और दक्ष बनाने से सिद्ध होता है। मानव जीवन में इन दोनों प्रकार के मौलिक साहित्य का विशेष स्थान रहा है, उनका महत्व रहा है,
वहीं इन दोनों दिशाओं में अनुवाद का भी विशेष महत्व और परिव्याप्ति दिखाई देती है। किसी भी तरह के अनुवाद को हम देखें, चाहे वो स्वदेशी भाषाओं में परस्पर अनुवाद हो, भारतीय भाषाओं में हो, या विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो, तो हम जानते हैं कि अनुवाद के लिए जो मूलभूत अपेक्षा है वो दो भाषाओं की तो होती ही है। अनुवाद चाहे मौखिक हो या लिखित हो, आशु अनुवाद हो या विधिवत परंपरा से चली आ रही अनुवाद की एक सैद्धांतिकी हो, स्थिति हो, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत भाषा जिसे सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, जिससे अनुवाद करते हैं। लक्ष्य भाषा जिसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें अनुवाद करते हैं। तो दोनों ही भाषाओं की आधिकारिक उपस्थिति होनी चाहिए और अनुवादक को इन दोनों भाषाओं का सिद्धस्थ होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, उसके पास इन भाषाओं का बोध हो, भाषा की वैयाकरणिक स्थिति से वह अवगत हो, भाषा की शब्द संपदा और उसके प्रयोग, उपयोग और अनुप्रयोग उससे भी वो परिचित हो। सटीक संदर्भ सापेक्ष शब्द का चयन और उसका प्रयोग उसे आना चाहिए। इसलिए केवल एक भाषा से काम नहीं चल सकता। जिस भाषा से अनुवाद करना है अर्थात स्रोत भाषा, उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि विषय को आत्मसात तो उस भाषा में उपलब्ध रचना को, विषय वस्तु को पढ़कर बोधगम्य करके किया जा सकता है। और लक्ष्य भाषा जिसमें अंतरित करना है, उसकी तो वैयाकरणिक समस्त जानकारी वह भी अनुवादक के पास होनी ही चाहिए। कहा भी जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा उसकी सामाजिक आवश्यकता भी है। इसलिए हम जब भाषा को परिभाषित करते हैं तो कहते भी हैं कि समाज और संस्कृति के समुदाय के बीच परस्पर विचार विनिमय का माध्यम भाषा होती है। तो इस सामाजिकता की पूर्ति हम भाषा से और फिर भाषा में उपलब्ध सामग्री के अनुवाद से कर पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन में उठते हुए विचारों को विधिवत पाठकीय अपेक्षा के अनुकूल व्यक्त करता है, उसे प्रस्तुत करता है। यह भाषा सांकेतिक पशु पक्षियों की भाषा वह नहीं होती। यह अभिव्यक्ति की क्षमता से संपन्न, शब्दों के विन्यास से वाक्य की निर्मिति करने वाले सक्षम और दक्ष भाषा की प्रयोक्ता से ही सिद्ध होती है। इसलिए समस्त अन्य प्राणी जो मानवेतर प्राणी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, उनसे पृथक मनुष्य जाति से ही इस भाषा का, मानवीय सभ्यता संस्कृति से ही इस भाषा का रिश्ता या संबंध होता है। मानव की वागेंद्रियों या उच्चारण अवयवों से यह निश्चित होती है। इस भाषा के अनेक रूप समय समय पर दृष्टिगत होते हैं। इसलिए भाषा चाहे भारोपीय परिवार की हो या यूरोपीय परिवार की, भाषा चाहे भारत की हो या विदेशी किसी दूसरे देश की हो, सभी में हम देख सकते हैं कि जब भाषा को अध्ययन का विषय बनाया जाता है तो वह सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के परिप्रेक्ष्य में ही बनाया जाता है। इसलिए भाषा का स्वरूप, उसकी संरचना, उसका व्यावहारिक स्वरूप और बदलता हुआ उसका जो शब्द संपदा का या वाक्य विन्यास का या वैयाकरणिक व्यवस्था का या प्रतीकों का या बिंबों का जो रूप है, वह उसका संबंध किसी समुदाय से, प्रयोक्ता समुदाय से, भाषा के प्रयोक्ता समुदाय से तो होता ही है। जिस कारण कि भाषा को पारंपरिक या शाश्वत में हम न मानकर या देखकर यादृच्छिक मानते हैं, अर्थात जिसे समुदाय विशेष के लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त साधन या माध्यम बनाते हैं।
भाषा मात्र व्याकरण का नाम नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से वक्ता और श्रोता के मध्य एक विचारों का आदान प्रदान भी है, एक रिश्ता, एक संबंध भी है। इसलिए वक्ता श्रोता संबंध भाषा से जोड़कर उनकी चर्चा की जाती है। उनके बीच विचार विनिमय अनवरत रूप से चलता है तथा अभीष्ट अर्थ संप्रेषण लगातार होता रहता है। इसलिए मानव मुख के विविध अवयवों से, और हम जानते हैं कि हिंदी के संदर्भ में हमने जो स्वरों की और व्यंजनों की बात की है, उच्चारण के संदर्भ में उच्चारण स्थलों की भी बात की है, उसी आधार पर हम उसे तालव्य या काकू से संबद्ध या दंत्य, ओष्ठ्य, इस तरह के वर्गीकरण से हम उसे देखते भी हैं। तो मानव मुख के बहुत से अवयव हैं, उनसे उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का एक निश्चित संरचना रूप है, उसकी निश्चित एक प्रक्रिया है, वही भाषा है जिससे किसी जाति या समुदाय विशेष के जन अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अभीष्ट भावों को पूर्ण भी करते हैं। ये जो उच्चारण है, यह क्षेत्रीयता से प्रभावित होता है, हो सकता है, किंतु यदि औपचारिक रूप से उच्चारण करना है, वाचन करना है, तो उसकी शुद्धता, उसकी मानकता, उसके मानक रूप का ही प्रयोग अनुप्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि चाहे रेडियो पर, टेलीविज़न पर, सिनेमा में या औपचारिक जो वाक अभिव्यक्ति है, उनमें इनका पूरा ध्यान रखना होता है। इस दृष्टि से मित्रों हम कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक, मौखिक और लिखित, दोनों ही रूपों में भाषा की मर्यादा का, भाषा की वैयाकरणिकता का और उसके उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान प्रयोक्ता को रखना होता है। और यही सारी अपेक्षाएं अनुवादक से भी होती हैं, क्योंकि अनुवादक को भी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के अंतर्गत आदान प्रदान, विनिमय, ये सब करना अनिवार्य होता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।